हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैथ का मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रूपरेखा में। अर्थात यहां जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हूबहू आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपनी मैथ की तैयारी को सुपर से भी ऊपर कर लें, ताकि आप एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सके। तो ये देखते हैं कि आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो होता है मैथ से वो क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है, मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन करके बताना है। तो अगर आप कटाते हैं तो 92 को कटा सकते हैं, 23 से कटा सकते हैं, तो 23 चौके होता है आपका 92। और अगर आप 23 से इसको कटाते हैं तो ये आपको कट जाता है 5 बार में। मतलब इसका राइट आंसर होगा 23 से दोनों को कटाने पर 4/5, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आज का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, कोई भी अगर दो परिमेय संख्या है तो इसके बीच परिमेय संख्या का लिमिटेशन नहीं है। अर्थात इसकी संख्या अनगिनत हो सकती है, असंख्य हो सकती है, अनेक हो सकते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है आपके डी ऑप्शन में अनंत। अर्थात यहां हम कहेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होगा उसकी संख्या अनंत होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन के साथ चलेंगे आगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार के लिए आपको याद रखना चाहिए कि अगर कोई आपके सामने परिमेय दिया हुआ है p/q के रूप में, तो यहां जो आपके सामने q होता है, ये q का मान 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। मान लीजिए कि 2 और 5 के गुणज के रूप में अगर है उसका अभाज्य गुणनखंड, तो वो शांत होगा। और ऐसा नहीं है, इसके अलावा 5 और 2 के अलावा कोई तीसरी संख्या उसमें से गुणनखंड में अगर आ गया तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब ढूंढते हैं। देखिए 88 आपके सामने आ चुका है, तो 88 में गुणनखंड करेंगे तो 11 आएगा, अशांत हो गया। 210 का अगर गुणनखंड करते हैं आप यहां पर, तो 210 का गुणनखंड करने पर आप देख सकते हैं इसमें 7 आएगा, चूंकि 21 है तो 17 21 3 भी आ जाएगा, ये भी अभाज्य हो गया। लेकिन अगर आप इसे 1600 का करते हैं, थोड़ा सा बगल में देख लीजिए, 110 है तो इसके गुणनखंड में आपको 11 मिलेगा, मतलब ये भी अशांत है। तो यहां से हमें ऐसा मिला कि सी जो है ये शांत होगा। क्योंकि 3 तो हम अशांत ढूंढ लिए, तो मेरा एक जो ऑप्शन बचा सी, ये शांत होगा। ऐसे भी 1600 का गुणनखंड जब करेंगे तो आपको गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में ही मिलने वाले हैं। तो चलिए इस तरीके से हम ये समझ गए कि सी यहां पर जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, बिना भाग लगाए आप आसानी से जांच कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा देखते हैं, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यूएशन होता है c/a। अब देख लीजिए यहां पर c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू यहां दिया हुआ है a, तो आप रख लेंगे a और उसके बटा में आपको a देना है और a के जगह पर यहां दिया हुआ है d, तो मतलब मेरा आंसर होगा a/d। अब a/d देखिए कहां है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, मतलब चौथे के साथ बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो चौथे का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। काफी मजा आने वाला है आज के सेशन में। आप कितना क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं ये भी आप काउंट करते जाएंगे और लास्ट में कमेंट सेक्शन में उसको रिप्लाई करेंगे। √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, अगर ये यहां दिया हुआ है √18, तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या से क्रॉस किया जाए कि ये आपका परिमेय हो जाए। अगर ऐसा आप ढूंढ लेते हैं तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए अगर आप √3 लेते हैं तो √3 के आधार पर अगर गुना करते हैं तो 18 × 3 = 54 होता है।
मतलब ये आपका परिमेय नहीं बन पाएगा। लेकिन रूट 2 लेते हैं तो देखिए रूट 18 के साथ अगर आप गुना कर देते हैं रूट 2 का तो 18 दूनी 36 मतलब रूट 36 होगा और 36 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा 6 जो कि एक हो जाता है परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि रूट 18 का जो परिमेयकरण गुणांक होगा वो कौन सा होगा, रूट 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ बढ़ेंगे आगे। छठा देख लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसे केवल एक से और स्वयं उसी से भाग केवल लगाया जा सकता है। तो ऐसी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपको 2 मिला, क्योंकि 3 भी है लेकिन 3 जो है छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां पर मेरा राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक बात याद रखें, एक जो है यह न तो अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या, बल्कि इसे पूर्ण संख्या के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। और 7वां क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो देखिए a बराबर अगर दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर तो आप सभी को पता है कि ये जो r होता है ये शेषफल होता है और शेषफल का मान कभी भी जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। मतलब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस 7वें का, वो हो जाएगा सी, क्योंकि यहां दिया हुआ है आपके सामने कि r लेस देन बी, मतलब भाजक से हमेशा आर का मान छोटा होता है। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। 7वें का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 8वां देखते हैं। आज के 8वां क्वेश्चन क्या होता है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है कुछ इस प्रकार। चलिए इसमें क्या बताना आपको, ये देखिए इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय ये तो काफी आसान है और काफी आसानी से आप इसका जवाब बता पाएंगे। देखिए 4 प्लस रूट 3, ये रूट 3 होने के कारण परिमेय नहीं है, गलत हो गया पहला। रूट 7 ये तो अपरिमेय है। रूट 8 ये भी अपरिमेय है। लेकिन इस डी वाले को देखिए, इसमें रूट 5 से रूट 5 कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास बचता है 6, मतलब ये जो हो परिमेय है। मतलब 8वें में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होता है समझने का प्रयास करते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। तो देखिए अगर आपके सामने ये अंक हैं तो इसका शून्यक निकालने का हम आपको तरीका बता चुके हैं, शॉर्टकट। आप क्या करेंगे, आप 2 बॉक्स बनाएंगे और ऐसा अंक सोचेंगे जिसको गुना करें तो हो जाता है 35 और जोड़े तो हो जाता है 12। तो आपके पास मिल जाता है एक 7 और एक मिल जाता है आपके सामने 5। अब शून्यक निकालना है तो दोनों का चिन्ह केवल आप माइनस कर दीजिए, मतलब प्लस में है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, मतलब दोनों के दोनों अंक आपके माइनस मिल गए तो हम क्या कहेंगे, दोनों होंगे ऋणात्मक। मतलब 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ऋणात्मक, एक होगा -7 और एक होगा -5। चलिए आते हैं आज के 10वें क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि इसमें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या देखिए रूट 121 है, इसका वर्गमूल 11 होता है, ये तो परिमेय हो गया, ये नहीं होगा। 196 रूट दिया हुआ है तो रूट 196 का वर्गमूल निकालते हैं 14 होता है, ये भी परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। 27 देखिए आपके सामने आ चुका है, क्योंकि 27 का घनमूल होता है 3 लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और 289 का निकालेंगे तो 289 17 का वर्गमूल 17 का होता है इसका वर्गमूल, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब बढ़ेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सी के साथ। 11 को देखते हैं। 11 आपके सामने है, बहुपद 5x² - 25 के शून्यक हैं। अब देखिए इसका शून्यक निकालना काफी आसान है। आपको करना क्या है कि इसी को आपको कर देना है 0 के बराबर। अगर आप इसको 0 के बराबर करते हैं तो आपको शून्यक निकालने आ जाता है। तो ये आपका 5y² होता है और बराबर में आपके सामने 25 है, तो -25 से RHS में भेजिए, 25 हो गया। और 5 से इस 25 को कटाइए तो आपका 5 बार में कट जाता है। y² का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू हो जाएगा आपके सामने ±√5। और ये देख सकते हैं किसमें है, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है, एक प्लस में √5 और एक है माइनस में √5। मतलब 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 देखते हैं। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या है। अब यहां पर द्विघाती बहुपद आपसे सवाल पूछ दिया है। शून्यकों का योग है 3 और शून्यकों का गुणनफल है -4। तो इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है x²
उसके बाद होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब आपको x के साथ जो रखना है वो योगफल रख देना है, वो भी माइनस में, और गुणनफल रख देना है सबसे लास्ट में। ऐसा देखिए, योगफल जो दिया हुआ है 3, ये -3 कहां है? इस ऑप्शन में है, और तथा -40 उसका है गुणनफल, तो गुणनफल -40 दिख रहा है लास्ट में। मतलब यहां हम कहेंगे इस 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x² - 3x - 40। मतलब एक आंसर के साथ यहां आगे बढ़ चलेंगे। आते हैं आज के 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, युग्म समीकरण x + 2y = 4 और 2y + 4y = 8 का हल क्या है? तो अब देखिए, थोड़ा सा देखिए, x + 2y = 4 आपके सामने है। अगर आप इसमें सभी पदों में 2 से क्रॉस कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो आपको यह पद मिल जाता है। मतलब दोनों समीकरण एक ही हैं, बस केवल अलग अलग तरीके से लिखा गया है। इसका मतलब इसके संपाती लाइन खींचे जाएंगे। जब रेखा होगा तो संपाती होगा, दोनों एक ही लाइन पर गुजरेंगे। मतलब इसके अनेक हल होंगे। यहां आंसर होगा मेरा अनगिनत हल, अर्थात 13 में जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए 14 देखते हैं। 14 का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। 14 देखते हैं, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा? अब यहां सवाल समझिए कि b का मान पूछा है जबकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो जब भी आपके सामने मूल या शून्यक व्युत्क्रम हो, उनके योगफल से सवाल कभी मत बनाइए, आप बनाइए उनके गुणनफल से। तो अगर वो गुणनफल होते हैं तो गुणनफल का मतलब अगर आपके सामने एक है अल्फा, तो दूसरा जो होगा मूल वो हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम तो है, उल्टा है। अब इसका मान आप जानते हैं ये होता है c/a। तो देखिए, अल्फा और अल्फा तो यहां कट जाएंगे, आपके पास यहां एक बचा, और c/a का वैल्यू अगर रखते हैं तो c दिया हुआ है इस समीकरण में, जो दिया हुआ है -b, और a के जगह पर आपको दिख रहा है यहां पर 1, अर्थात 1। अब यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b का वैल्यू आपको मिल जाएगा, वो होगा -1। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 14 का हम बोलेंगे राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, -1। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर काफी आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसका जवाब तो सभी लोगों के पास होगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? तो अगर आधा वृत्त आपके सामने है इस तरीके से, तो इसमें कोई भी अगर इस तरीके से कोण बनाएंगे तो ये हमेशा समकोण बनता है। मतलब इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री, अर्थात 15 अर्धवृत्त का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होता है। चलिए, काफी मजा आ रहा है आज के सेशन में, और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझते होंगे। अगर किसी तरह का परेशानी हो कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करेंगे। 16 देखते हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ 0 के मूल वास्तविक मूल नहीं है यदि। तो देखिए, वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब अवास्तविक मूल है। और अवास्तविक मूल कब होता है? जब d जो होता है लेस देन होता है 0। लेकिन d विवेचक जो दिया है, यहां विवेचक को d से डिनोट ना करके इसको लिख दिया है b² - 4ac, और यह चीज आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी देखिए, ये चीज दिख रहा है, इसका मतलब 16 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए आ जाते हैं आज के 17 नंबर की ओर। यदि अल्फा तथा बीटा 2x² - x - 6 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा इसका मान बताना है। तो 1/अल्फा और 1/बीटा अगर इनका मान आप निकालते हैं तो इसका मान जोड़ के निकालिए। एलसीएम आपके सामने हो जाएगा अल्फा × बीटा, और ऊपर हो जाएगा अल्फा + बीटा। जब आप इसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो आपको यही मिलता है। अब यहां देख लीजिए, अल्फा + बीटा मूलों का योग हो गया। मूलों का योग यहां से निकालें तो मूलों का योग का सूत्र होता है आपके सामने -b/a। -b/a निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 1/2। और उसके बाद आप निकाल सकते हैं अल्फा × बीटा, जो मूलों के गुणनफल को डिनोट करता है, और वो मिल जाएगा आपका 3। अब अगर आप इसे कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मिल जाता है 1/6। मतलब यहां हम 17 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ 1/6। चले आते हैं आज के 18 नंबर की ओर। 18 देखते हैं, समांतर श्रेणी 3, 4, 11, यहां कॉमा छूटा हुआ है, आप इसको समझ जाएंगे। 11, 18 का 21वां पद क्या है?
तो 21वां पद अगर आपको निकालना है तो 21वां पद के लिए हम आपको बता चुके हैं, 21वां पद निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा यहां पर a प्लस 20d, ये निकाल लीजिए, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। अब a का मान देखिए कितना है, तो a का मान हमें मिल रहा है 3, उसमें क्या करेंगे 20d। अब d का मान निकालना है तो आपको d का मान कैसे निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है कि 11 में से ये 4 आपको घटा देना है। तो 11 में से 4 अगर घटाते हैं आप, या 18 में से अगर 4 घटाते हैं, 11 घटाते हैं तो आपको मिलता है 7, मतलब 7 और 20 में गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा 140। अब 140 और 3 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 143, जो दिया गया ऑप्शन ए में 18 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलो 19 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण चुनना काफी आसान है, जिसका पावर, जिस समीकरण का पावर 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए ये वाले को हल करेंगे तो ये तो आपका कट जाएगा, यहां 3 पावर मिलेगा, पहला द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है लेकिन रूट में एक्स आगे है, आगे भी ला लीजिए, इसमें अगर हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको जब हल करेंगे तो यहां भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। या तीसरा देख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर जब हल करेंगे तो एक्स का पावर 4 आ जाएगा, डी भी नहीं है, मतलब यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 का। 19 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए देखते हैं आज का 20वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद शून्य है। तो जब आप इसे इसी तरीके से निकालेंगे तो 4 का आप क्रम देखिए घटते जा रहा है, तो 4 का क्रम इसी तरीके से घटाते जाएंगे तो 0 जो आपको मिलने वाला है वो 0 मिलेगा 21वां पद, मतलब यहां पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 21वां क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर निकालना काफी आसान है, अगर आप यहां n के जगह पर 1 रखते हैं तो पहला पद मिलता है, तो पहला पद आपको मिल जाता है 6 - 4 मतलब 2। अगर आप दूसरा पद निकालते हैं तो दूसरा पद आपको यहां से मिल जाता है n के जगह पर 2 रखने से, और दूसरा पद मिलता है 6 यहां से, और 4 दूनी 8 मतलब -2। तो अगर आप इसके लिए निकालते हैं a2 - a1 ताकि आप d निकाल सकें, तो -2 में -2 घटाना है, तो मतलब आपको मिल जाएगा -4, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, अर्थात 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं, 22 में आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी, ये तो काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया। बी ये नहीं है, आपको सी दिख रहा होगा, डी दिख रहा होगा, डी को देख लीजिए, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, पदों का अंतर समान होना चाहिए, लेकिन यहां तो पदों का अंतर समान नहीं है, डी भी नहीं है। ए देख लीजिए, फिर ए अगर नहीं होता है तो सी सही होगा, और ए अगर हो जाता है तो सी हमारा गलत होगा। ए देखते हैं, -2, फिर उसके बाद 4 है, -6, उसके बाद 8 है, उसके बाद दिखा हुआ है लास्ट में 5। तो अगर आप इस 22 में देखते हैं तो 22 में ये भी क्रम आपका समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस दिया हुआ है, अर्थात यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 का राइट हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 23 देखते हैं, मूल बिंदु के नियामक हैं, तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है 0 0, और ये 0 0 दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, बढ़ेंगे इस 23 के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ। 24 देखते हैं, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और एक एक भुजा का मान दिया हुआ है 2:3, तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इसके वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो 2 और 3 का वर्ग कर लीजिए, 4:9, अर्थात ऑप्शन सी बढ़ेंगे यहां पर आगे। 24 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। ज्यामिति से लिया गया है ये क्वेश्चन, समझने का प्रयास। दी गई आकृति में x का मान है, x का मान आपको बताना है इसमें क्या है। तो देखिए अगर ये 60 है, ये 50 है, तो सिंपल सी बात है ये वाले कोण को निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 60 और 50 हो जाते हैं आपके 110, अर्थात ये बचता आपका 70, मतलब ये आपका 70 डिग्री हो गया। अब 70 डिग्री ये है तो एकांतर अंतःकोण के अनुसार ये भी 70 होगा, मतलब यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बढ़ेंगे इस 25 में ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए 26 को देखते हैं, बिंदुओं R और S को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु सूत्र आप पढ़े होंगे, मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 + x2/2, मतलब x1 और x2 को जोड़िए और आधा कर दीजिए, तो 0 और 8 जोड़ेंगे, आधा करेंगे 4 मिलेगा। y2 + y1
बाई 2। अब 6 और 0 को जोड़ी आधा कीजिए, तो 6 और 0 जोड़ते तो 6 होता है, आधा करते हैं 3 होता है, मतलब 4 3 मिलता है आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 27 देखते हैं। बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी बतानी है आपको। तो दूरी बतानी है तो दूरी का सूत्र आप पढ़े हैं। दूरी सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और इसी में होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देना, हल करना काफी आसान है। 4 में से 8 घटाइए, -4 का स्क्वायर कीजिए तो आपको मिला 16। इसके बाद 6 में से 2 घटाइए, आपको मिला 4 का स्क्वायर कीजिए 16, और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अब 16 16 हो जाता है √32, और 32 को खंड करते हैं तो मिलता है 4√2। मतलब यहां राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर ए 4√2। 27 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 28 देखते हैं। 28 बताना है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 0। यहां पर एक गलती से दे दिया है, यहां पर आपका होना चाहिए वाट। कितना होगा? तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के कंडीशन पर बैठाते हैं तो थीटा दोनों जगह बराबर है। आपको 60 मान भी नहीं रखना है, आप सर्व समीका का यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए 29 देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। तो संगत अगर होती हैं तो उसकी जो रेखाएं होती हैं वो संपाती या प्रतिच्छेदरी होती हैं। मतलब यहां पर हम कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो वो संपाती दोनों लाइनें एक ही पर होंगी, या फिर दोनों इस तरीके से कटेगा, प्रतिच्छेदित होगा। यदि युग्म जो है संगत होता है तब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए आज के 30वें क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है ऐसे। 30वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित होगा? तो अगर आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, पाद पढ़े होंगे, तो दोनों अंक x और y दोनों माइनस में हैं, और ये होता है इस तृतीय में, तृतीय चतुर्थांश में। मतलब यहां पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ 30 क्वेश्चन में। 31 देख लेते हैं। पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 और कोण क्यू पी आर बराबर 63, तो पी क्यू आर का मान कितना होगा? तो अब यहां पर समझने वाली चीज, अगर 31 जो आपके सामने है इसमें देख सकते हैं कि एक कोण 63 है, तो स्पष्ट है कि दूसरा जो कोण होगा 63 और 57, ये दोनों जोड़ें तो आपके पास मिल जाते हैं 120। 6 5 11, और इसी कोण के बराबर होना चाहिए, तो 120 लाने के लिए 63 में क्या जरूरी है? 57, मतलब 31 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 को देखते हैं। 32 का समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। अब देखिए त्रिभुज का कोण जो है समद्विभाजक, ऐसे अगर त्रिभुज है और इसका जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक के रूप में जाने, इसका समद्विभाजक तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तो जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज का नाम इस 32 में हम बताने का प्रयास करेंगे, और 32 में उस त्रिभुज का जो नाम होगा वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। मतलब उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बढ़ेंगे 32 में क्वेश्चन नंबर बी के साथ। चले नेक्स्ट 33 देखते हैं। 33 आपके सामने के त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है और AD बटा में BD दिया हुआ है 2/3, तो AE और CE का मान, EC का मान कितना होगा? तो देखिए अगर इस भुजा का अनुपात देखें तो इस भुजा का भी अनुपात सेम टू सेम होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में एक जो आपके सामने है इस समांतर लाइनें हैं, तो हम यहां कहेंगे AE और CE का मान भी 2:3 होगा। बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ यहां 33 क्वेश्चन में। 34 देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा में DE बराबर है BC बटा में FD, तो ये समरूप होंगे यदि, तो देखिए AB और DE बराबर है तो समरूप का कंडीशन यहां लागू होता है। वो लागू होता है कि B जो होगा वो इस वाले D के बराबर होगा। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 34 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 आ गया है आपके स्क्रीन पर। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकृति जो दी गई है उसमें PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ 3 है, PQ 4 है, तो OP बताना है। अब यहां जनरल तरीके समझेंगे। अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा, ये समकोण होगा, ये तो सब लोग को पता है। अब OQ का मान दिया हुआ है, ये जो OQ है ये दिया हुआ है 3, PQ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4,
तो इसका मतलब कि ये जो आपके सामने लाइन है ये तो कर्ण हो गया। तो कर्ण जो होगा आधार और लंब के अनुसार निकालेंगे तो आपको ये 5 मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। मतलब इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे आगे, तो बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ जो दिया गया है यहां पर 5 के रूप में। 36 देखते हैं। एक अक्ष के से बिंदु 8 12 की दूरी होगी। तो अगर एक अक्ष से दूरी निकालना है तो एक अक्ष कौन सा होता है आपको ये पता है, एक अक्ष ये वाला लाइन होता है। तो इस लाइन से दूरी निकालना है तो दूरी ये जो आपके सामने होगा ये y को डिनोट करता है जो दिया है 12। क्योंकि एक अक्ष से पूछा गया है तो y वाली दूरी आपको बता देना है जो दिया गया है 12 के रूप में। 36 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन क्या होता है समझते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। तो वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींची गई है और त्रिज्या ये है तो अभी जाने थे कि इसके बीच का कोण जो होता है समकोण होता है। मतलब वो जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे आगे। चलिए आगे हैं आज के 38 नंबर की ओर। 38 क्वेश्चन को देखते हैं और इसका जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। आपको बताना इसमें यह है कि दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं शून्यक ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि पी टी क्यू बराबर 50। अब देखिए इसमें पी टी क्यू है 50, पी टी क्यू ये वाला जो कोण है आपका ये दे दिया है 50। तो पी ओ क्यू निकालना, पी ओ क्यू निकालना है। तो अब यहां पर अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी है इसके बारे में कि ये जो कोण है अगर इस पर ये लाइन आप खींच देते, ये लाइन इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं तो 25 और 25 बच जाता है। तो अगर आपके सामने ये 90 है पहले से और यहां का ये आधा कोण हो गया 25, ये हो गया 90, तो 9 2 11 125 हो गया। अब 125 डिग्री अगर आपके सामने हो चुका है ये वाला कोण जो आपके सामने हो गया है ये हो गया है 125 डिग्री। तो बीच वाला जब निकालेंगे तो 5 डिग्री बढ़ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर आएगा 38 का, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 130 डिग्री। चलिए आज का 39 देखते हैं। 39 में क्या है आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। दिए गए समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर में पी क्यू आर थीटा है, ये थीटा दिया है यहां दिया हुआ है। पी क्यू है 3, पी आर है 6, तो थीटा का मान आपको बताना है। तो आपको देखिए कि ये आपके सामने लंब और ये आपके सामने कर्ण दे दिया। तो आप निष्पत्ति लागू कर लीजिए। निष्पत्ति इसका लागू कर सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, मतलब ये हो जाएगा 3 बटा में 6 और 3 से 6 कटाते हैं तो 2 बार में, मतलब आ जाता है आपके सामने 1/2। अब सोच लेंगे साइन में कितने का वैल्यू 1/2 होता है, ये तो सबको पता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब बढ़ेंगे क्वेश्चन ए के साथ। इस ऑप्शन का राइट आंसर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हैं आज के 40वें क्वेश्चन की ओर और 40वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान बताना है। तो कभी भी बताए हैं कि समकोण त्रिभुज अगर आपके सामने आ जाए तो समकोण त्रिभुज में आप एक समकोण बना लीजिए त्रिकोणमिति के सवाल बनाने के लिए। अब tan के सामने जो दिया हुआ है तो tan के सामने होगा लंब बटा में आधार। लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। अब पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालते हैं तो कर्ण आता है आपके सामने 5। अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। अब कॉस पूछा आपसे तो कॉस का सूत्र होता है, सब लोग जानते हैं, यहां कॉस पूछ दिया आपके सामने। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। आधार 4 है, कर्ण 5 है, 4/5 होगा ऑप्शन बी के साथ। यहां आगे चलेंगे 41 देखते हैं। कॉट 44 और उसके बाद नीचे है tan 46। अब देखिए 44 और 46 जो है ये एक दूसरे के पूरक है, तो इसका मान सिंपल सी बात है 1 होगा। क्योंकि पूरक मिल जाते हैं तो उस निष्पत्ति को आप देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है, 1 कीजिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। प्लेस में पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ 1। चलिए आते हैं 42 नंबर। 42 क्वेश्चन का जवाब देने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। 42 है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। tan 45 1 होता है, sin 45 1/2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है और cos 90 तो cos 90 का मान 0 होता है। तो चारों मानों में 1 सबसे ज्यादा है, मतलब 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए tan 45 डिग्री। 43 देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है
तो वृत्त की परिधि के अनुसार अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो परिधि का सूत्र होता है 2πr और इसका वैल्यू दे दिया है आपके सामने 88। अब 2πr में क्या कीजिए, पाई का मान रख दीजिए। तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, त्रिज्या r का मान रख दिए और ये लिख दिए हम 88 डिग्री। अब देखिए 22 दूनी ये कटते हैं तो 22 दूनी 44, 44 से ये कटता है 2 बार में और r का मान निकालना है तो 7 और ये 2 में गुना हो जाएगा तो निकल आएगा 14। मतलब यहां त्रिज्या पूछा था तो हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 43 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के 44 की ओर। 44 देखते हैं, यदि PQR में R पर समकोण है। अब देखिए ऐसा अगर आपके सामने एक त्रिभुज है और इसमें क्या कह रहा है कि R जो है यहां समकोण है तो इस P और Q का मान भी 90 होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो पहले ही अगर ये 90 हो गया R कह रहा है कि R पर समकोण है तो ये दो जो कोण बचेंगे इनका योग कितना होगा, तो 90 होगा। आपसे पूछा है sin P प्लस Q मतलब साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान सब लोग जानते हैं 1 होता है, मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 45 देखते हैं। 45 है, यदि α/4 = 15 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको अल्फा का जो वैल्यू मिल जाएगा ये 15 चौके 60 मिल जाएगा। मतलब कॉसेक 60 का वैल्यू आपको पढ़ लेना है, सोच लेना है। तो √3 पहले दिया हुआ है और कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3। अब √3 से √3 कैंसिल होगा, बच जाएगा 2 जो दिया है ऑप्शन बी में। मतलब 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आज के 46 क्वेश्चन को। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहां क्षेत्रफल अगर परिधि पूछता तो R का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होता, लेकिन यहां क्षेत्रफल पूछा है तो उसके वर्गों के योग के बराबर होगा। अब वर्गों के योग के बराबर देखिए कौन से में है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, बराबर होगा, याद रखेंगे, बड़ा छोटा नहीं होगा। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 47 देखते हैं। 47 का समझने का प्रयास करते हैं। साइन 90 - a, तो साइन का पूरक कोण होता है या कह सकते हैं व्युत्क्रम होता है कॉसेक, तो सॉरी कॉस होता है। तो साइन का व्युत्क्रम यहां पर अगर पूरक कोण के अनुसार ले तो कॉस होता है, तो साइन हमारा हो जाएगा कॉस में और कॉस दिया हुआ ऑप्शन डी में। मतलब यहां पूरक कोण के अनुसार बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट 48 देखते हैं। 48 हमारे सामने है, यदि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, अब मान लीजिए कि इसको हम चित्र के द्वारा समझाएं आपको। एक सीढ़ी है तो सीढ़ी कभी भी दीवार से इस प्रकार से लगी होती है, ऐसे। ये जो है आपके सामने सीढ़ी है और ये क्षैतिज से तल हो गया, तो 15 मीटर की लंबी सीढ़ी है। ये इसकी जो लंबाई है वो दे दिया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 का कोण बनाती है, यहां बना दी कितना का कोण, 60 डिग्री का, तो आपको बताना है दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई मतलब इसका मान आपको निकाल के बताना है। अगर मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं ABC, तो AB का मान हमें यहां इस सवाल को निकाल के बताना है। अब AB निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ले सकते हैं लंब और ये हमारे पास कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण का यूज करते हैं, तो आप यूज कर लेंगे लंब बटा कर्ण के रूप में साइन। तो साइन 60 डिग्री बराबर आपके सामने हो जाता है लंब बटा में आधार, मतलब AB बटा में 15। अब सोच लीजिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2 और बराबर में हो जाएगा AB बटा में 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आपके सामने जो आंसर आता है वो आंसर आ जाता है 7.5, मतलब 48 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 49 देखते हैं। आपको बताना है cot 1 × cot 89। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, 1 और 89। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक वैल्यू होगा, ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे 49 में। चलिए 50 देखते हैं। 50 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। R त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², जो दिया गया आपको ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ इस 50 में। 51 देखते हैं। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, इसको बनाने का हम तरीका बता देते हैं। पहले आप इन अंकों को आसानी से जोड़ लेंगे। तो अंकों को जोड़ते हैं तो आपके सामने ये टोटल अंक जो है, ये टोटल अंक आपके
जो आते हैं 814, 14 और 9 जोड़ते हैं तो हो जाता है 23, और 23 के साथ अगर 13 जोड़ते हैं तो आ जाता है आपके सामने, ये आ जाता है 3 3 6 36। अब 36 में क्या करेंगे, इस 10 से गुना कर देंगे और फिर उसके बाद जितने अंक है उससे भाग लगा देंगे। तो 36 में 10 से गुना करेंगे तो 360 होगा, और यहां पर 5 अंक है, यहां आपको 5 से भाग लगा देना है। तो 5 से भाग लगाते हैं तो आपको आ जाता है 7 5 35 और 1 बचा 5 दूनी 10। मतलब इसका आपका 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 52 देखते हैं। आपको पता नहीं, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। अब शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच। अब यहां समझने वाली बात, त्रिज्या जो है वो दुगना कहा गया, तो दुगना का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 4 गुना हो जाएगा, और ऊंचाई को भी दुगना कहा गया है तो ये आपको दुगना कर देना है। तो 4 और दूनी हो जाएगा कितना, 8। मतलब यहां बढ़ेंगे 8 गुना के साथ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर 52 का। 53 देखते हैं। निम्नलिखित वितरण के लिए आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बतानी है। तो बहुलक वर्ग चुनने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपको मिल चुका है 22। अब 22 का देखेंगे वर्ग अंतराल कितना है, तो ये दिया हुआ है आपके सामने, यहां देख सकते हैं 15 20। तो निम्न सीमा 15 हो गई, तो यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। काफी आसान क्वेश्चन ये डाल दिया था आपके 53 में। चलिए 54 को देखते हैं। 54 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा निर्धारित करने वाला जो माध्य माध्यिका बहुलक तीनों में एक रूप होता है वो माध्यक होता है, अर्थात बढ़ेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ। माध्य और बहुलक जो है ये आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 55 आ जाते हैं। 54 तो देख चुके हैं। 55 का राइट आंसर देखते हैं कि कौन सा सही होता है और समझने का प्रयास करते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कोरों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन का अनुपात अगर दिया है तो आप इसका घनमूल निकाल देंगे, और अगर भुजाओं का अनुपात दिया रहता तो घन निकाल देते। तो 1 का घनमूल 1 हो जाएगा, 27 का 3 हो जाएगा। मतलब बढ़ेंगे 1:3 के साथ। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 देखते हैं। यदि tan थीटा का मान जो है 1 है, तो tan में मान 1 होता है 45 का, तो थीटा का मान 45 होगा। ऑप्शन बी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। चलिए 57 देखते हैं। काफी आनंद आने वाला है और काफी मजा आ रहा है आज के सेशन में। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो अगर एक्स भुजा है तो उसके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए आगे है 58 नंबर की ओर। 52 ताश के पत्तों के गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाए तो इसके रानी आने की प्रयत्ता क्या होती है। तो ताश के पत्तों में रानी की कुल संख्या होती है 4, पत्तों की संख्या टोटल होती है 52। अब कटा देते हैं तो आपको मिलता है 13 चौके 52, 1/13 जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 59 देखते हैं। 59 है, यदि PE 0.08 है तो PE डैश कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, आपको 1 में से 0.08 जो है इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, जो 59 में मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। मतलब 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 60 देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका अगर मान निकालते हैं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसे साइन कॉस में तोड़ देते हैं तो आपके सामने जो मान आता है वो tan स्क्वायर आ जाता है, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑप्शन 60 का। 61 देखते हैं। 0.5 रैंकरिंग। तो 0.5 रैंकरिंग को हटाने का एकदम साधारण विधि, जितने अंक पर रैंकरिंग है उतना अंक लिख लीजिए, और जितने अंक पर रैंकरिंग है उतना ही बटा में 9 दे दीजिए। बोले इसका राइट आंसर होगा 5/9 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 देखते हैं। 62 है, बहुपद 2x² + 5x - 12 के का घात। तो सबसे मैक्सिमम घात यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए 63 देखते हैं। √7 है,
तो √7 चूंकि इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हम कहेंगे इसका जो वर्गमूल होगा नहीं निकाल सकते, अपरिमेय संख्या होगा, मतलब ऑप्शन बी के साथ यहां चलेंगे आगे। 64 देखते हैं, आपको इसमें गुना करके बताना है, इसको गुना करने पर क्या होगा। तो x को x स्क्वायर से गुना करेंगे x क्यूब होगा, और इससे जब गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, मतलब मिल गया हमें ऑप्शन ए में ही जवाब, अर्थात 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 में 28 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक। तो आपको ऐसा करना है कि 28 और 72 का वो कॉमन फैक्टर निकालना है जो मैक्सिमम नंबर के रूप में निकल जाए। दोनों में से जितना कॉमन निकल जाएगा वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। तो 65 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी 4, क्योंकि 4 जो है इससे कॉमन निकाला जा सकता है दोनों अंक से, तो 4 इज राइट आंसर। 2 भी निकाला जा सकता है लेकिन मैक्सिमम नंबर निकाले जाते हैं एचसीएफ के लिए। 66 देखते हैं, बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या है। तो शून्यकों का योग सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए को डिफाइन करते हैं, तो माइनस बी के जगह पर है -1, तो ये हो जाएगा +1, और ए हमारे पास 1 है, मतलब 1, मतलब टोटल आ जाएगा 1/1 1 हो गया। ऑप्शन ए के साथ यहां चलेंगे आगे। सर देखते हैं, √2a स्क्वायर माइनस 2, तो जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 - 2 करेंगे तो 0 होगा, मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 68 देखते हैं, x + y = 3 और 3x - 2y = 4 के हल क्या है। तो इसके लिए आपको जानकारी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको x और y का मान इसी इक्वेशन में रख के पुट करके देख लेना है कौन सा इक्वेशन को ये सही करता है। तो 2 और 1 3 होते हैं, ये तो पहला समीकरण को संतुष्ट करता है ए ऑप्शन, और दूसरे ऑप्शन को मिलाते हैं तो देखते हैं 3 दूनी 6 और 6 में से 4 घटा, इस 6 में से 4 घटा तो 2 बच रहा है, मतलब ये आपको स्पष्ट नहीं कर रहा है। 6 में से 2 घटा तो 4 बचा, नहीं बिल्कुल 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x = 2 y = 1। क्योंकि दोनों ऑप्शन जो हैं इसके दोनों समीकरण को आसानी से संतुष्ट कर देते हैं, इसलिए यही क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 69 देखते हैं, 69 है, यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस y के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब यहां पर सूत्र आपका हो जाएगा c/a। अब c/a देख लीजिए, c आपके सामने -6 और a आपके सामने है 1, तो -6 और 1 को डिवाइड करते तो -6 ही मिलता है, मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 70 देखते हैं, इसी लगे, x स्क्वायर -5x - 300 मतलब 300 = 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर का सूत्र होता है b² - 4ac। अब b² - 4ac में इनके मानों को अगर बैठा के सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इसका राइट आंसर होगा 1225, मतलब यहां क्वेश्चन 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 71 देखते हैं, 71 में है √18, √50, √98, √162 का सार बनता है। तो देखिए √18 का अगर करते हैं तो आपको मिल जाता है 3√2, साथ ही साथ आपके सामने ये जो अंक मिलता है उसके पहले √50 है, तो √50 में खंड करके आप ओवर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 5√2। अब इसमें से आपको ये माइनस कर देना है, तो 5√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो आपको 2√2 मिलेगा, और 2√2 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चले आगे हैं आज के 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। 72 का जवाब जानेंगे। आपको बताना है y² + 1/y² = 14, तो y + 1/y का वैल्यू कितना होगा। तो y + y का वैल्यू अगर आपको यहां निकालना है 72 में, तो 72 के लिए आपको करना यह होगा, यहां जो आपके सामने दिया गया है अंक, इससे आपको इसका मान निकालना होगा, और जब इसका मान निकालेंगे वर्ग करके -2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा +-4, मतलब यहां डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6x - 2 तो पहला पद क्या होगा। पहला पद निकालने के लिए क्या करना है, इस n के जगह पर आपको रख देना है 1, तो 1 रखेंगे तो 6 × 1 6 हुआ, और -2 कीजिए तो आपको 4 मिला, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 74 देखते हैं, 74 है बिंदु -6 - 10 की कोटि। तो कोटि किसे कहते हैं,
तो आपको बता दें कि -6 पहला जो आपके सामने x निर्देशांक है उसे भुज बोला जाता है, और दूसरा जो आपके सामने अंक है 10 जिसे कोटि के नाम से जानते हैं, मतलब इसमें कोटि होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10। नेक्स्ट 75 देखते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये तो सर्व समीकरण है जिसका मान 1 होता है, दिया गया है ऑप्शन बी में, कहीं कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे आगे। 76 देखते हैं। यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो तो y बराबर, तो y जो है मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म जो होता है पहले और अंतिम के योग का आधा होता है, मतलब ये हो जाएगा x प्लस जेड बाई 2 के, मतलब ये दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में, z प्लस एक्स दे दिया है कंफ्यूजन करने के लिए, तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, आराम से बताएंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 77 देखते हैं। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, फिर से गलती कर दिया है, यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो देखिए साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं, तो दोनों का गुणनफल, जो व्युत्क्रम का गुणनफल करेंगे तो 1 आएगा, मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, अर्थात कह सकते हैं 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 देखते हैं। ए बी और सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग को पता है, ये होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आपको ये अच्छे से सूत्र पता है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में डिफाइंड होता है। तो जब इन मानों को आप यहां पर रखेंगे तो 78 का जो आपका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 72 वर्ग इकाई, मतलब ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 79 देखते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट का जो व्युत्क्रम होता है पूरक के रूप में वो होता है tan, मतलब यहां पर tan ढूंढ लीजिए और ऑप्शन लगाइए आराम से, मतलब बी ऑप्शन में मिल गया। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 79 माफ कीजिएगा 79 का आंसर। अब चलिए आ जाते हैं आज के 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 देखते हैं, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। आपको बताना है कि शीर्ष त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक आपके सामने ऐसे हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं आपके सामने। अब इनके हैं तो केंद्रक का निर्देशांक, तो केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और ये देखने को मिल जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी में। ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी के साथ चलिए आगे। 81 देखते हैं। 81 साइन 20 माइनस कॉस 70, तो साइन 20 माइनस कॉस 70, अगर कॉस को चेंज करेंगे तो आपको साइन 20 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस का पूरक होता है साइन। अब साइन 20 से इस साइन 20 को घटा दीजिए तो आपको मिल जाता है 0, मतलब यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 में बढ़ेंगे ऑप्शन बी के साथ। 82 देखते हैं। 1 माइनस कॉस 4a, अब ये देखिए cos 4a को अगर तोड़ते हैं cos स्क्वायर में तो आपको मिल जाता है 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आपको 82 का मिल जाता है, जो है डी ऑप्शन में। माफ कीजिएगा डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 83 नंबर। यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान। अब देखिए √2 को RHS में भेजते हैं तो यहां से मिल जाता है आपको cos थीटा, और cos थीटा बराबर 1/√2 होता है। 1/√2, अब cos में सोच लेंगे 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 का होता है, मतलब यहां राइट आंसर होगा इस 83 में ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। 84 देखते हैं। tan थीटा बराबर p/q, तो आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके सामने आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, q प्लस पी बाई q माइनस पी, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 85 देखते हैं। 85 है सेक ए बराबर 25/7। अब उसी समकोण त्रिभुज के अनुसार इसे बना सकते हैं। अब यहां सेक दिया है तो सेक के सामने जो मान होगा वो आधार बटा में कर्ण बटा में आधार होगा, तो कर्ण आपके सामने हो गया है 25 और आधार हो गया 7। अगर आप इसको निकालते हैं तो लंब आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 24 आएगा। निकालना आपको साइन ए है, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा में
आधार, सॉरी लंब बटा में कर्ण, मतलब 24 बटा में 25, और 24 बटा 25 आपको देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन में, मतलब 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 देखते हैं, tan स्क्वायर 45 माइनस 1, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 46 में पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो आएगा 87 नंबर में। 87 का जवाब देंगे, आपको 87 में बताना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, मतलब ऊपर आपके सामने सेक स्क्वायर ए, नीचे भी आपके सामने सेक स्क्वायर ए, तो इसका कट के 1 हो जाएगा, मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, 1 इज राइट आंसर। 88 देखते हैं, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी है। यदि एडी बटा में 4 बटा 5 है, एसी बराबर 18 है, तो एई कितना होगा? तो देखिए 4, 18 के साथ कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जिसे आपको 4:5 का लेबल लग जाए? तो आपको यहां से इस 88 में मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर, एक न्याय संग पासा फेंका गया तो ऋण संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब यहां समझिए, ऋण संख्या, तो ऋण संख्या जो होता है पासा में जो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऐसे संख्या है जो ऋण संख्या होते हैं। अब इसमें से 3 संख्या ऐसे हैं जो ऋण संख्या है, तो 3 संख्या ऋण हो गए, टोटल संख्या 6 हो गया, तो 3 से 6 कटाते 1/2 आता है, मतलब इसमें बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 90 देखते हैं। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात है, त्रिज्या निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे 4 और 25 का। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। 2 और 5 देख लीजिए कहां मिला, डी में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 91 देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, जिसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता की जो संख्या होती है वो लाल रंग की 4 होती है, टोटल पत्ता हो जाता है 52। तो अगर आप कटाते हैं तो 13 चौके 52, मतलब 1/13, जो कि थोड़ा सा गलती से दे दिया यहां पर 2/13, लेकिन यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/13। चलिए बढ़ेंगे 92 नंबर की ओर। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 और 4.8 है, तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर सूत्र पढ़े चुके हैं हम लोग, ये होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। अगर आप इसमें से यहां पर माध्यक और माध्य का जो वैल्यूएशन दिया है इसको पुट करके निकालते हैं, तो 92 का जो आपका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.2, अर्थात बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 93 देखते हैं। प्रेक्षक 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक क्या है? तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो अगर आप इसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो पहले 6 मिलता है, उसके बाद 7 मिलता है, उसके बाद आपके सामने 8 मिल गया है, 8 के बाद आपके सामने आ गया है 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद आपको मिल रहा है 15। अब मिडिल संख्या ले लीजिए, 3 इधर से निकाल लीजिए, 3 इधर से निकाल लीजिए, तो 12 मिल गया, मतलब मिडिल संख्या आपका राइट आंसर होगा माध्यक जो कहलाता है, अर्थात इसमें बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ 12। 94 देखते हैं। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। अब इस सूत्र जाने कि 3 गुना माध्यक का और 2 गुना माध्य का अगर घटाते हैं तो बहुलक निकलता है, मतलब यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94 का बहुलक। 95 देखते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो घड़ी के मिनट वाली जो सुई होती है, अगर मिनट की सुई जो होती है ये सुई, तो ये सुई पूरा घूम के अपने केंद्र पर आने में, मिनट की सुई को ये टोटल लगते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में वो पूरा घूम के
आपके सामने आ जाता है। तो मतलब आपके सामने 1 मिनट में कोण पूछा तो 60 मिनट में बनाता 360, तो 360 में आप क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे तो आपके सामने 6 डिग्री आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर डी 6 डिग्री। नेक्स्ट 96 देखते हैं। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में, मतलब 96 में हम बढ़ चलेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 97 देखते हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, तो एडी स्क्वायर होगा, तो एडी स्क्वायर जो होगा ये आपका हो जाएगा 3CD स्क्वायर के। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 98 देखते हैं। त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय पूछा होता तो होता 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां वक्र पूछा है तो वक्र हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर कुल पूछा होता तो आपका डी सही होता, लेकिन यहां वक्र पूछा है इसलिए सी आपका सही होगा। चलिए 99 बनाते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ सी बराबर 130। अब ये देखिए 130 ये दे दिया, अब 130 दे दिया तो ओ ए सी पूछा है, ओ ए सी ये अगर आपसे पूछ दिया तो अब यहां समझिए, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो सिंपल सी बात है, ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 130 हो गया तो इन दोनों का जो योग होगा ये आपका हो जाएगा 50, और 50 को आधा करते हैं, चूंकि ये दोनों इक्वल है यहां का और यहां का, तो आपका मिल जाता है 25। मतलब आपको मिल जाएगा यहां राइट आंसर 25, जो कि आपको दिया नहीं है किसी ऑप्शन में, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब इस क्वेश्चन का अर्थात इससे 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी लोग आसानी से एकदम इजी में दे सकते हैं। 14 का मिलान चिन्ह। तो 14 का मिलान चिन्ह जो आपके सामने होगा 5, ऐसे 5 दे देना है, फिर उसके बाद फिर से 5, 10 हो गया, और फिर आपको 4 ऐसे लाइन लगा देने हैं। और ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। ये गलती से आपके सामने दे दिया है तो रोमन अंक लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अर्थात गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।